वैल्यू इन यूज। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसकी बसेस चलती हैं मुख्तलिफ रूट्स पे। उनकी एक बस है और इस बस की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 10 साल। 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजरने के बाद इसकी बुक्स में अभी इस वक्त कैरिंग अमाउंट आ रही है 150 मिलियन। रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब से ऑनवर्ड इससे मिलने वाले बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके हैं 2 रास्ते, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और ये है लेट्स से 130, और दूसरी वैल्यू इन यूज। क्या चीज है वैल्यू इन यूज? कि अब से ऑनवर्ड यूज किया तो उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी वैल्यू। इस दोनों की कैलकुलेशन के अंदर गुजरे हुए 3 साल का कोई काम है? क्यों? क्योंकि रिकवरेबल कि अब क्या होना है। वैल्यू यूज ये है कि अब से ऑनवर्ड अगर हमने इस बस को यूज किया यानी ये 7 साल, तो नेट क्या मिलेगा? अच्छा, इस बस को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? किराया कमाएगा वो मिलेगा, लेकिन पेट्रोल लगेगा, वर्कर्स की तनख्वाहें लगेंगी, वो जो कंडक्टर ड्राइवर है, इस बस की मेंटेनेंस हुआ करेगी। तो इन 7 साल में इस बस से जो आएगा वो सब मिला के वैल्यू यूज है। तो लेट्स से कि हर साल बस तकरीबन कोई 20-30 मिलियन कमा देगी, और इन 7 साल का टोटल किया तो बस ने कोई 250 मिलियन कमा देना। ये कब की वैल्यू है? तीसरे साल के एंड की। ये कब की वैल्यू है? तीसरे साल के एंड की। कि अभी बेचा तो कितने का बिकेगा। ये कब की वैल्यू है? ये फ्यूचर 7 साल की वैल्यू है। तो ये उनसे कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल बनाने के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी लेट्स से वो आ गई 145। ये वैल्यू इन यूज है। तो वैल्यू इन यूज है अब से ऑनवर्ड एसेट को अगर यूज किया तो जो नेट कैश फ्लो मिलेगा उस नेट कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, ये होती है वैल्यू इन यूज। ये तीसरे पेज पे वैल्यू इन यूज का पहला पॉइंट बता दिया आपको, इनफैक्ट दूसरा भी बता दिया। पेज 3 वैल्यू इन यूज 1 और 2 बता दिया। हाँ जी, पॉइंट 1 2। देखिए, एब नॉर्मल चीज ना कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होती। मिसाल, हाँ, वहां खड़े होके हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ होगा। इसका जवाब आगे है रीस्ट्रक्चरिंग वाला, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी सवाल बना देता हूं। अगर हमें उम्मीद है कि यहां जाके कुछ गड़बड़ होनी है तो फिर तो हमने यूजफुल लाइफ ही फिर आर्ट निकाली होगी ना। हमने जो यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की होती है वो यही तो एस्टिमेट होता है कि हम इसको कब तक खैर खैरियत से यूज करेंगे। तो अगर हमने अपनी सारी कैलकुलेशन में यूजफुल लाइफ 10 साल रखी हुई है तो हमारा अंदाजा है कि 10 साल तक खैर खैरियत रहेगी। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ आके कुछ गड़बड़ हो जानी है तो यकीनन हमने लाइफ का एस्टिमेट ही नहीं 10 लगाया होता। बाकी 7वें साल जाके कुछ हो गया तो वो तो जब 7वां साल आएगा तभी पता चलेगा। अभी तो हम खड़े हैं यहाँ, और यहाँ हमें लग रहा है कि बाकी 7 साल खैर खैरियत से गुजरेंगे और उससे बस टोटल इतना कमाएगी, टोटल नहीं, हर साल इतना इतना कमाएगी, और उसकी डिस्काउंटिंग करके ये है वैल्यू इन यूज। इस पे भी आगे है बात। अभी सिर्फ इतनी बात की है कि कोई ना कोई एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होगा। हाँ जी, वैल्यू इन यूज दोनों पॉइंट। अच्छा, अब ना इसमें ये जो पॉइंट ए है फ्यूचर कैश फ्लोज और जो पॉइंट बी था डिस्काउंट रेट, अब इन दोनों पे डिटेल डिस्कशन होने लगी है। तो देखिए, हेडिंग डाल दी मैंने फ्यूचर कैश फ्लोज। अब ये जो फ्यूचर कैश फ्लोज की हेडिंग है, इससे आगे जो 7 पॉइंट चल रहे हैं ये सारी डिस्कशन किस पे हो रही है? फ्यूचर कैश फ्लोज। और उस 7वें पॉइंट के आगे क्या है? तो अब डिस्काउंट रेट के आगे जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं वो डिस्कशन होगी डिस्काउंट रेट की। ठीक है, तो अब डिस्कशन की 2 डायरेक्शन होगी। एक हम फ्यूचर कैश फ्लोज पे बात करने लगे और उसके बाद फिर डिस्काउंट रेट पे करेंगे। फ्यूचर कैश फ्लोज की करते हैं बात। ये अब न्यूमेरिकल है बात।
इन 7 साल में जो हमारा अंदाजा है कि इन 7 साल में क्या क्या कैश फ्लोज आएंगे, तो चलो बस वाली मिसाल, क्या कैश फ्लोज आएंगे? जो किराया होगा तो वो हो गया कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट, और वो किराया कमाने के लिए कैश खर्च क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल, मेंटेनेंस, तनख्वाहें। ये हो गए कैश आउटफ्लोज नेसेसरी टू जनरेट अबव कैश इनफ्लोज। अच्छा, कुछ होंगे कैश फ्लोज जो पक्के पक्के इस बस के ही हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है इसकी इस कंपनी की 10 बसें और हैं इस शहर में, तो वो 10 बसें एक शेड में आके खड़ी होती हैं, वहां पर उस वर्कशॉप के खर्चे हैं वो भी इन्हीं 10 बसों के, लेकिन एक रीजनेबल रेशो में हर बस को बांटे जा सकते हैं, वो खर्चे भी इसी के होंगे। तो इनफ्लोज क्या हुए? आने वाला पैसा। आउटफ्लोज इस बस का अपना खर्चा जो कि डायरेक्टली इस बस का है, या कॉमन खर्चा है और उसको बांटा जा सकता है, वो हो गए आउटफ्लो। और 10 साल बाद फाइनली क्या करेंगे? बेच देंगे। तो फाइनली बेचने पे जो पैसा मिलेगा, ये फ्यूचर कैश फ्लोज की हेडिंग में पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें। नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। फ्यूचर कैश फ्लोज की हेडिंग में पॉइंट नंबर 3। हाँ जी, पेज 4 के टॉप पे पॉइंट नंबर 3, और ये डब्बे में देखे मैंने एक बात लिखी हुई। हाँ जी, ये 130 जिस रूल से निकाली, फेयर वैल्यू लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल, बिल्कुल उसी रूल से निकाली हुई। फ्यूचर 10वें साल के एंड पे बस बिकेगी तो नेट कितना मिलेगा, ये नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स है। बस इसमें और इसमें फर्क क्या है? अभी इस वक्त जो बस है वो कितने की बिकेगी नेट, 10 साल बाद इन्फ्लेशन डाल के बची कुची बस वो नेट कितने की बिकेगी। बस इन दोनों में कॉमन बात यह है कि जिस रूल से ये निकला हुआ है ना, उसी रूल से ये निकलेगा। यानी जो जो कॉस्ट टू सेल यहां पर कंसिडर करनी है वही कॉस्ट टू सेल वहां पर भी कंसिडर करनी है, जो कॉस्ट टू सेल यहां कंसिडर नहीं करनी वो वहां भी नहीं करनी। जिन रूल्स से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली है वही रूल नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स के लिए भी होंगे। ये डब्बे में लिखा हुआ मैंने है। देखें, एक काम है फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टीमेट करना, अभी मैं फ्यूचर कैश फ्लोज की बात कर रहा हूं, डिस्काउंटिंग तो एंड पे करनी ही है। जी पॉइंट 3 अंग्रेजी। एक एसेट है 31 दिसंबर 23 में उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, कैरिंग अमाउंट 340 है, फेयर वैल्यू 320 है, कॉस्ट टू सेल 12 है, और हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जो इसकी बाकी जिंदगी 4 साल रह गई है उसमें कैश फ्लोज ये कितने कितने कमा के देगा। इसको यूज करेंगे तो इनफ्लोज इतने आएंगे, आउटफ्लोज इतने होंगे, और एंड पे नेट इतने का बिक जाएगा। डिस्काउंट रेट 11% रिक्वायर्ड है, इंपेयरमेंट लॉस। वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होगी? है वैल्यू इन यूज
इनकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका कि जिस जिस साल पे जो जो कैश फ्लोज हैं पहले तो उनको नेट कर लेना। 100, 150, 160, 90। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कितने साल डिस्काउंट? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और क्या मैं अज्यूम करूं कि आपको डिस्काउंटिंग करनी आती है? तो इसका एक रीजनेबल तरीका ये होता है कि डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर ना करना चाहें आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकालना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। 11% पे पावर 1 डिस्काउंट फैक्टर कितना, जिनको पता है डिस्काउंट फैक्टर का? 0.8। अच्छा चलें, नहीं पता। डिस्काउंट फैक्टर होता है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर -n। इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। 1 प्लस 11% यानी 1.11, पावर -1 तो ये है, पावर -2 तो ये है, पावर -3 तो ये है, पावर -4 तो ये है। 9 65 9। डबल 16 पॉइंट 59 पॉइंट। और वैल्यू न्यूज क्या होगी? इनका सम। तो इनका सम आ गया 388.1। तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी हुई? 308, 388। और कैरिंग अमाउंट है 340। तो इम्पेयरमेंट नहीं है। हाँ जी, कोई कैलकुलेशंस पे इतराज? अच्छा, ये तो हो गया वैल्यू यूज का बिल्कुल बेसिक कि कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग। अब इसमें मसले कि कैश फ्लोज में क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना। अच्छा, आप इनको नोट करेंगे भी ना, तो साथ साथ ये भी लिखते जाइएगा कि मैंने कौन सा पॉइंट की मिसाल दी है। तो ये मैंने आपको भी 0.3 की मिसाल दी है। अब मैं 0.1 की मिसाल दे रहा हूं। हम एसेट की रिमेनिंग लाइफ पे फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टीमेट कर रहे थे, और मुल्की हालात हैं अजीब से, और उन अजीब से हालात में हमें लग रहा है कि अगर तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो ये कैश फ्लोज होंगे, और अगर ये नहीं वो हो गया तो ये कैश फ्लोज होंगे, अगर वो नहीं वो हो गया तो ये कैश फ्लोज होंगे। तो इसके 3 सिनेरियोज बना लिए। अगर तो मुल्की हालात हुए पुअर, जिसके चांस हैं 0.5, तो फिर इस एसेट से नेट कैश फ्लोज होंगे 20 नेगेटिव, 15 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव।
लेकिन अगर मुल्की हालात हुए एवरेज, जिसके चांसेस हैं 0.3, यानी 30% चांसेस हैं, तो फिर ये एसेट हमें नेट कैश फ्लोज कमा देगा 10, 35, 40। और अगर मुल्की हालात हो गए अच्छे, जिसके 20% चांसेस हैं, तो फिर ये एसेट नेट कैश फ्लो जनरेट कर देगा 70, 100, 130। अब हम वैल्यू इन यूज निकालने के लिए कौन से वाले कैश फ्लोज यूज करें? तीनों का वेटेड एवरेज। और तीनों के वेटेड एवरेज का तरीका यह है, 0.5 चांस है कि ईयर 1 में इतना आएगा, 0.3 चांस है कि इतना आएगा, 0.2 चांस है कि इतना आएगा, 0.5 इंटू 20, 0.3 इंटू 10, 0.2 इंटू 70, और इनका सम, जिसको कहते हैं समेशन पी एक्स। तो जो 3 दफा डिस्काउंटिंग करनी है, तो अपना काम क्यों बढ़ाना है? पहले एवरेज कर लें, फिर उसके बाद एक दफा डिस्काउंटिंग कर लें। हाँ जी, -20 इंटू 0.5, +10 इंटू 0.3, +70 इंटू 0.2। क्योंकि हमें अपने कैश फ्लोज के अंदर सारी वेरिएशंस कर लेनी चाहिए इनकॉर्पोरेट। ये आईएस चाह रहा है कि सारी पॉसिबल वेरिएशंस कर लें इनकॉर्पोरेट। हाँ जी, -20 इंटू 0.5, +10 इंटू 0.3, +70 इंटू 0.2, कितना? 7। 15 इंटू 0.5, 35 इंटू 0.3, 100 इंटू 0.2, 38। 10 इंटू 0.5, 40 इंटू 0.3, 130 इंटू 0.2, 43। जी, कैलकुलेशन डन। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बताया है, पॉइंट 1 पढ़ लें, फ्यूचर कैश फ्लोज का पॉइंट 1। हाँ जी, पॉइंट 1 ओके। अच्छा जी, अब आपको मैं समझाता हूँ पॉइंट 2। अगर इसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल होती, तो हमें फिर 10 साल के कैश फ्लोज एस्टिमेट करने पड़ते। तो इतने सालों के एस्टिमेट लगाने की बजाय एक तरीका ये भी हो सकता है, और आपको अगर न्यूमेरिकल सवाल टेस्ट हुआ तो न्यूमेरिकली ये टेस्ट हो सकता है कि जितने को साल के एस्टिमेट लग रहे हैं लगा लें, उसके बाद एक परसेंटेज ले लें। जैसे अगर इस मिसाल में रिमेनिंग लाइफ होती 10 साल, तो मैनेजमेंट की मर्जी, वो ये कह सकती है कि हमने जो एस्टीमेट करना था इंडिविजुअली वो तो कर लिया, अब हमें लगता है कि ईयर 4 ऑनवर्ड्स हर साल 10-10% बढ़ते जाएंगे, तो क्या करें? इसको 10-10% बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है मैनेजमेंट को लगे कि 2-2% कम होते जाएंगे, तो कम करते जाएं। हो सकता है मैनेजमेंट को लगे कि ईयर 5 में 10% बढ़ेगा, फिर 7% बढ़ेगा, फिर 4% बढ़ेगा। इन शॉर्ट, जहां तक एस्टीमेट लगा सकती है मैनेजमेंट लगा ले, उसके बाद वाले ईयर्स के लिए कोई परसेंटेज यूज कर ले, तो ये आपको न्यूमेरिकली टेस्ट हो सकता है। ये मैंने आपको कैश फ्लोज का पेज नंबर 3 के एंड पे पॉइंट नंबर 2 बता दिया। हाँ जी, पॉइंट 2। अच्छा जी, पेज 4 पे पॉइंट नंबर 4 समझाता हूं।
नहीं, वो कह रहे हैं कि डिक्लाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये कहना है ना कि हालात अच्छे से अच्छे होते जाएंगे, तो उसके लिए पहले तसल्ली करानी पड़ेगी ऑडिटर की। पॉइंट 4 समझाने लगा। हम खड़े हैं 30 जून 24 पे, और 2025, 2026, 2027 हम इस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। और वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब से ऑनवर्ड, ये क्या है, अगर यूज किया तो अब से ऑनवर्ड अगर यूज किया तो क्या वर्थ होगी। अब से ऑनवर्ड यूज किया तो हमने 2024 में इस प्लांट से गुड्स बना ली थी, बेच दी थी, अभी इस वक्त उन गुड्स को पैसा रिसीवेबल था। ये पैसा कब मिलेगा? 2025 में। तो जब हम इस प्लांट की वैल्यू यूज निकाल रहे होंगे 2025 के कैश फ्लोज, 26 के, 27 के, 28 के, 29 के, तो 25 के कैश फ्लोज में ये 15 मिलियन भी होना चाहिए। क्यों? डेटर को कहेंगे रहने दो, नहीं, पैसे तो 25 में मिलेंगे, लेकिन वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में इस 15 मिलियन को लेना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं? डबल कैसे हो जाएगी? इनकम बना चुके हैं, इनकम कहां से आ गई? तो तुम कौन सी सेल्स की एंट्री करने लगे? इन्फ्लो तो नहीं हुआ ना अभी, इन्फ्लो तो 25 में होगा। अब से ऑनवर्ड यूज करेंगे तो 15 मिलियन आएगा, वो तो पुराने यूज का पैसा आना है। तो वैल्यू इन यूज है कि अब से ऑनवर्ड एसेट को यूज किया तो क्या इनफ्लो होगा। तो 15 मिलियन अब से ऑनवर्ड यूज का नहीं, पुराने यूज का पैसा है। और इसके लिए जो आईएस की वर्डिंग है वो वर्डिंग भी समझा देता हूं। हम इस वक्त रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, किसकी? प्लांट की, कि इस प्लांट से क्या फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। 30 जून 24 पे प्लांट भी एसेट आ रहा है, डेटर भी एसेट आ रहा होगा। तो ये जो 15 मिलियन कल मिलेंगे, ये उस डेटर से मिलने वाला बेनिफिट है या इस प्लांट से मिलने वाला? तो अगर हमने इसमें भी गिन लिया तो डबल हो जाएगा ना। तो डबल काउंटिंग से अवॉइड करने के लिए इस डेटर से जो कल पैसा मिलेगा वो इस प्लांट का पैसा नहीं। लेकिन मैं इसको आपको लॉजिक ये बता रहा था कि अब से ऑनवर्ड अगर प्लांट यूज किया तो 15 मिलियन मिलेगा, नहीं, ये प्लांट के पुराने यूज का पैसा है। तो फ्यूचर कैश फ्लोज निकालते हुए इस 15 मिलियन को यूज नहीं करना। बिल्कुल सेम चीज हम 30 जून 24 से पहले इस प्लांट को यूज करके स्टॉक बना चुके हैं। 10 मिलियन का स्टॉक हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है, ये भी कल बिकेगा। तो 25 के कैश फ्लोज में इसका कैश फ्लो लेना चाहिए, बिकेगा तो 25 में। क्यों नहीं? क्योंकि प्लांट ये पहले यूज हो चुका। तो वैल्यू यूज निकालते हुए फ्यूचर कैश फ्लोज में वो कैश फ्लो नहीं लेने जो प्लांट के पुराने यूज से रिलेटेड है। और पुराने यूज से रिलेटेड है तो यकीनन हमारी बुक्स में डेटर या इन्वेंट्री बन चुके हुए होंगे, तो उनसे जो कल पैसा आना है वो प्लांट का पैसा नहीं मानना। बिल्कुल इसी का उलट आउटफ्लोज में क्या आना है? जो इस मशीनरी की प्रोडक्शन में खर्चे होंगे, हमने इस मशीनरी से लेबर से मशीन यूज करवा ली, लेकिन यहां तक जो पिछले महीने के पैसे थे वो उनको भी दिए नहीं है, वो पैसे देने हैं हमने अगले साल में। तो वो 25 के आउटफ्लो में आएगा, वो जो लेबर को पैसे देने हैं। क्यों? क्योंकि वो मशीन के पिछले यूज से रिलेटेड है और हमारी बुक्स में वो लायबिलिटी के तौर पे आ रहा है। तो उसको लायबिलिटी का क्या आउटफ्लो है, वो जो हमारी बुक्स में लायबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी है उसका वो आउटफ्लो है। अगर इस प्लांट के लिए भी उसको आउटफ्लो मान लिया तो डबल काउंट हो जाएगा। ये मैंने आपको पेज 4 पे पॉइंट नंबर 4 समझाया है। तो फिर वो आएगा इनफ्लोज के अंदर। अगर हम कस्टमर से एडवांस पहले पकड़ चुके हुए हैं तो वो उस, क्योंकि अगर हमने उस एसेट को यूज ना किया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए वो इस एसेट का ही इनफ्लो मानना है। रिकॉर्डिंग वालों के लिए सवाल दोहरा देता हूं, अगर जून में एडवांस पकड़ चुके हुए हैं तो वो इसकी वैल्यू यूज में इनफ्लो लेना है, क्योंकि वो एसेट यूज होगा तो वो हमारा इनफ्लो है, वरना तो पैसे वापस करने पड़ जाने। पेज 4 का पॉइंट 4 बता दिया।
हाँ जी, पॉइंट 4। हमने इस प्लांट को खरीदा था लोन लेके, और वो लोन हम किस्तों में वापस कर रहे हैं, और यही प्लान किया हुआ था कि इस प्लांट से कमाएंगे और लोन वापस करेंगे। तो वो जो फ्यूचर में लोन की इंस्टॉलमेंट्स देनी है, वो इस प्लांट की वैल्यू यूज में आउटफ्लो लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं? अच्छा, और वजह? अच्छा, और वो भी प्लांट यूज करें या ना करें, प्लांट यूज करें या ना करें, लोन तो वापस करना ही है, तो वो प्लांट यूज करने का आउटफ्लो नहीं है। अच्छा, इसी तरह प्लांट हमें कल को कमा के देगा, तो उस कमाई पे इनकम टैक्स भी पड़ेगा, तो वो आउटफ्लोज में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ना इस प्लांट की औकात जानना चाह रहे हैं। इनकम टैक्स तो बिजनेस एज अ होल पड़ता है, पता नहीं पड़े ना पड़े। तो प्लांट के कैश फ्लोज निकालते हुए एक तो लोन रीपेमेंट्स को नहीं कंसीडर करना, और दूसरा इनकम टैक्स को भी नहीं कंसीडर करना। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 6 बता दिया। हाँ जी, पॉइंट 6। अच्छा, एक चीज मैं आपको ना सीजीयू के सवालों में मैंने से सवाल बनाया हुआ है, अभी बस जबानी सुन लें। अगर हमने जो प्लांट जिसकी वैल्यू यूज निकाल रहे हैं, इस से मिलने वाले फ्यूचर कैश इनफ्लोज डॉलर्स में आते हैं, हम सब एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कैश फ्लोज डॉलर में हैं, तो आउटफ्लोज रुपीज में हैं, तो वैल्यू यूज कैसे निकालें? कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो हर साल का तो एक्सचेंज रेट डिफरेंट होगा। पॉइंट 7 पढ़ लें। पहले हम करेंगे उसकी डिस्काउंटिंग, फिर रुपीज में लाएंगे। यानी बाकी कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग अलग करेंगे, वो जो डॉलर इनफ्लोज है उनकी अलग करेंगे, और जब उनकी पीवी निकल आएगी तो उसको फिर रुपए में ले आएंगे। किस दिन का एक्सचेंज रेट लगा के? आज का। आज मतलब जिस दिन पेमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। ये पॉइंट 7 पढ़ लें। हाँ जी, पॉइंट 7। हाँ जी, अगर हम दो मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं तो दो करेंसीज हो गई, दोनों करेंसीज की अपनी अपनी डिस्काउंटिंग कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू डॉलर आ गई, प्रेजेंट वैल्यू स्टर्लिंग आ गई, उन दोनों पे अपना अपना एक्सचेंज रेट लगा के रुपए में ले आएंगे। लेट्स से एक्सपोर्ट एक ही कंट्री को कर रहे हैं, इनफ्लोज हमारे डॉलर में आ रहे हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो पाक रुपीस में, तो उसमें भी इनफ्लो और आउटफ्लो की डिस्काउंटिंग पे लेता है। हाँ हाँ, ये तो मैंने कहा था, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन खर्चे सारे लोकल हैं, तो आउटफ्लोज की डिस्काउंटिंग अलग, इनफ्लोज की डिस्काउंटिंग अलग। इनफ्लोज की डिस्काउंटिंग की प्रेजेंट वैल्यू डॉलर आ गई, उसको रुपए बनाएंगे, और जो आउटफ्लोज की पीवी थी उससे फिर नेट करेंगे। इसका सवाल मैंने आगे ना वो सीजीयू के सवालों में एक बनाया हुआ है, तो वो वहां आ जाएगा।
अच्छा जी, 0.5 समझाता हूँ, 0.1 से लेके 7 तक हो गए। 0.5 समझाता हूँ, उससे पहले ना जरा ये 2-3 हल्के हल्के पॉइंट गुजार लें। आपने पेपर सॉल्व कर दिया और पेपर सॉल्व करने के बाद अपने मार्क्स लगा रहे हैं, तो करते ही है ना। अब आप जो करके आए हैं उस पर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप जरा कॉन्फिडेंस के साथ मार्क्स लगाएंगे। और अगर जो करके आए हैं पता नहीं क्या करके आए हैं, तो मार्क्स कैसे लगाएंगे? ये रिजल्ट का इंतजार करेंगे हैं? जरा खींच खींच के लगाएंगे ना, यानी जो बनते हैं उसको और खींच लेंगे। यानी अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन की डिस्काउंटिंग ज्यादा कर लेंगे, थोड़ी करेंगे। आपको लगता है कि पेपर आप करके तो आए हैं 65 नंबर का, खींच खींच के वो 51 आएंगे, तो जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है उतना ही खींच के कम करेंगे ना। तो जो हमने कैश फ्लोज एस्टीमेट कर लिए, अगर हमें पक्का पक्का पता है कि इतना इतना मिलेगा, और पक्का कैसे पता हो सकता है हम ये आगे किराए पे देते हो, तो उसमें ज्यादा रिलायबल है ये कैश फ्लोज निकालना। लेकिन अगर अनसर्टन मार्केट है, डिमांड कभी होती है कभी नहीं होती है, तो ये जितने भी एस्टिमेट्स हैं ये ज्यादा रिलायबल है कि कम रिलायबल है? कम रिलायबल है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंट रेट होगा उसमें दो शक्तियां होनी चाहिए, दो ताकतें होनी चाहिए। एक, जो डिस्काउंटिंग का मकसद है, क्या मकसद है? फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करना। क्यों? क्योंकि आज का 100 रुपए कल के 100 रुपए के बराबर नहीं है, इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक ये मकसद होना चाहिए। और अगर कैश फ्लोज में पक्का पक्का अंदाजा है तो डिस्काउंट रेट थोड़ा भी चलेगा, लेकिन अगर बड़े ही अनसर्टन किस्म के अंदाजे हैं तो डिस्काउंट रेट बड़ा रखना चाहिए या छोटा ही चल जाएगा? बड़ा। तो डिस्काउंट रेट निकालने के लिए बिजनेस को दो चीजें सोचनी पड़ेंगी। एक तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए मुनासिब हो, जिस तरतीब से मुल्क के हालात बदल रहे हैं, और एसेट के अंदर जितना रिस्क है, रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी, हमारे एस्टिमेट्स में जितनी अनसर्टेनिटी है, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है डिस्काउंट रेट उतना ज्यादा होगा। ये डिस्काउंट रेट के अंदर लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 बताया है मैंने। कैश फ्लोज का 0.5 समझाना है, उससे पहले मैंने कहा बाकी चीजें समेट लूं। डिस्काउंट रेट में लिखा हुआ पेज 4 के एंड पे डिस्काउंट रेट की हेडिंग में 0.1 समझा दिया। इसमें एग्जाम लेवल के लिए पक्की याद रखने वाली बात यह है कि ये प्री टैक्स रेट होना चाहिए। प्री टैक्स रेट क्या होता है, पोस्ट टैक्स रेट क्या होता है, इसका ज्यादा काम तो आपको बीएफडी में समझ आएगा, या अगर नए नए बच्चों में से तो एमएफए पढ़ा हो शायद। अभी इतना ही काफी है कि टैक्स रेट का कुछ नहीं किया हुआ तो प्री टैक्स रेट, अगर उसमें से टैक्स रेट नेट कर लिया होता तो उसको पोस्ट टैक्स रेट कहते हैं। तो ये प्री टैक्स रेट होता है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर्ड हो और रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, कितने हवाई अंदाजे हैं। जितने ज्यादा हवाई अंदाजे होंगे डिस्काउंट रेट उतना ही बड़ा होना चाहिए। ये 0.1 का मतलब है। हाँ जी, 0.1। So for this future cash flow estimation are not being adjusted temporarily. हमने कैश फ्लोज के अंदाजे लगा लिए। अगर हमने कैश फ्लोज के अंदाजे ही बहुत मोहतात लगाए हैं, पहले ही उनको बहुत कम लगा लिया हुआ है, तो फिर भी डिस्काउंट रेट बड़ा करने की जरूरत है? नहीं। तो डिस्काउंट रेट बड़ा करना है उनके लिए जो हमने ऑलरेडी खींच के अंदाजे नहीं लगाए हुए। अगर ऑलरेडी खींच के अंदाजे लगा लिए फिर डिस्काउंट रेट बड़ा नहीं करना। फॉर विच फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट्स हैव नॉट बीन एडजस्टेड, यानी हमने खुल के अंदाजे लगा लिए तो डिस्काउंट रेट बड़ा रख लें। अगर अंदाजे ही बहुत खींच के लगाए तो फिर डिस्काउंट रेट बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, 0.1। अच्छा, 0.3 पढ़ लें। ये भी रिपोर्टिंग में तो नहीं होनी चाहिए ये चीज, ये भी बीएफडी लेवल की चीज है कि हर साल के अलग अलग डिस्काउंट रेट्स भी हो सकते हैं। ये आईएएस बस कह रहा है कि हो सकते हैं। 0.3 पेज 5 के टॉप पे। हाँ जी, 0.3 ओके। अच्छा, 0.2 पढ़ के समझ आ जाए तो ठीक है, वरना दफा करें। ये टिपिकल बीएफडी की चीज है, अगर समझ आता है तो ठीक है 0.2, वरना दफा करें। पेज 4 के एंड पे 0.2 अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना रहने दें।
हाँ जी, नहीं समझ दफा करें। आ गई, चलो फिर भी दफा करें। कैश फ्लोज का पॉइंट 5 समझाता हूं। हम खड़े हैं यहाँ, एसेट की जिंदगी के 4 साल गुजर गए और हमारा अंदाजा है कि एसेट को टोटल 7 साल यूज करना है। वैल्यू यूज निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग 3 साल के फ्यूचर कैश फ्लोज लेने हैं। हमारा अंदाजा है कि 5वें साल में हमें मिलेगा 70 मिलियन, यहाँ मिल जाएगा 80 मिलियन, यहाँ मिल जाएगा 90 मिलियन। तो वैल्यू यूज निकालते हुए क्या करें, इनकी पीवी ले लें। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने यह भी इरादा किया हुआ है, इरादा कि आखिरी साल चूंकि मार्केट में हमें उम्मीद है डिमांड तो होगी, तो हम ना इधर जाके इसकी अपग्रेडेशन करेंगे, कैपेसिटी बढ़ा लेंगे और कैपेसिटी बढ़ाने पे हम 60 मिलियन खर्च करेंगे। अब चूंकि कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ये वाला साल 90 की बजाय 110 कमाएंगे और 2 को साल और निकाल जाएंगे और इधर हम कमाएंगे 75 और यहां कमाएंगे 50। हम अभी ईयर 4 के एंड पे खड़े हैं। वैल्यू यूज निकालते हुए काले वाले कैश फ्लोज लेने हैं या नीले वाले भी ले लेने हैं? नीले वाले भी ले लेंगे। हाँ जी, डिस्काउंटिंग कैसे करनी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं नीले वाले कैश फ्लोज काउंट करने हैं कि नहीं। पक्का आया था, कसम खा लिया, और एक बार कमिटमेंट कर ले तो अपनी भी नहीं सुनते। हाँ जी, करने नहीं, क्यों नहीं? हाँ भाई, अवॉइडेबल है, अवॉइडेबल है? अच्छा चले, आपने ना कहीं रिश्ता भेजा और आपने कहा कि मेरा सीए हो जाएगा, फिर मैं इतना इतना कमा लूंगा, फिर ये होगा, तो ये बहुत है रिश्ता मिलने के लिए है। वो कहेंगे अभी क्या औकात है ये बताओ। तो हम अभी जिस प्लांट की वैल्यू यूज निकाल रहे हैं ना, उसकी औकात वो उसकी अभी की कैपेसिटी पे देखना है, इंप्रूव्ड कैपेसिटी पे नहीं। चाहे जितनी मर्जी हमने पक्का इरादा करके कसम भी खा ली हो, लेकिन चूंकि ये इसकी फ्यूचर इंप्रूव्ड कंडीशन है, अभी इस वक्त कैरिंग अमाउंट जिस एसेट की है, अभी इस वक्त कैरिंग अमाउंट जितनी कैपेसिटी वाले एसेट की है, वो जितनी औकात वाला है, ये नीले वाले कैश फ्लोज उसके थोड़ी हैं, ये तो इंप्रूव्ड एसेट के हैं। तो अगर कल को हमने कुछ इंप्रूवमेंट कर लेनी है, चाहे जितना मर्जी पक्का इरादा है, अगर हमने इंप्रूवमेंट कर लेनी है तो आज वाली हैसियत के एसेट की वैल्यू यूज निकालते हुए ये इंप्रूव्ड कैश फ्लोज नहीं लेने, क्योंकि कंपैरिजन लॉजिकल नहीं है ना। अभी जितनी कैपेसिटी वाला एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसकी है, तो उसकी कैपेसिटी में रहते हुए देखेंगे क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्यूचर इंप्रूवमेंट वाले कैश फ्लोज कंसीडर नहीं होने। अच्छा, हमने इसकी लाइफ 7 साल एस्टिमेट की हुई थी और इस 7 साल एस्टिमेशन में यह भी पता था कि 5वें साल जाके कुछ पार्ट्स रिप्लेस करने हैं, यहां जाके कुछ ओवरहॉलिंग करानी है, तो जाके 7 साल चलने हैं। तो उन आउटफ्लोज को लेना है कि उनको भी नहीं लेना? क्यों? वो तो 7 साल चलाने के लिए जरूरी कैश फ्लोज हैं। वो जो हमने टोटल लाइफ सोची हुई है वो तो उसको चलाने तक के लिए जरूरी है। ये बात हो रही है फ्यूचर इंप्रूवमेंट की। तो अगर कोई फ्यूचर इंप्रूवमेंट वाले कैश फ्लोज हैं उनको अभी कंसीडर नहीं करना। और पॉइंट 5 में ये जो रीस्ट्रक्चरिंग वाली बात है ना, ये अभी ना नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये मैंने एक सीजी वाला सवाल बनाया हुआ है, जितना भी करूंगा डिस्कस। तो पॉइंट नंबर 5 सारा पढ़ लें। पॉइंट ए पढ़ लें बेशक डब्बे समेत, लेकिन इसका इस्तेमाल करूंगा मैं सीजीयू का एक सवाल बनाया है मैंने, तो पढ़ जरूर ले बेशक, लेकिन मैंने आपको समझाया अभी बी है डब्बे समेत। पेज 4 पे फ्यूचर कैश फ्लोज का पॉइंट 5 सारा पढ़ लें। अगर इसके आउटफ्लो को शामिल करना है तो उन बेचारों का क्या कसूर? इंप्रूवमेंट को कंसिडर ही नहीं करना।
किसने कहा है कंपलसरी? काली वाली जिंदगी अपनी जगह है, ये तो हम वैसे ही सुहाने ख्वाब देख रहे हैं। डिस्क्लोज? डिस्क्लोज किसको करनी है? हम ऐसे ही अपने फ्यूचर ख्वाब थोड़ी डिस्क्लोज करते रहते हैं। कोई ना कोई एसेट, कोई ना कोई आईएएस होगा तो उसके डिस्क्लोजर होंगे ना। ऐसी थोड़ी कि हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर अंदाजे क्या है, वो डायरेक्टर रिपोर्ट में हो तो हो, किसी आईएएस का नोट तो नहीं है कि वैसे किसको पता होगा? मैनेजमेंट ने खुद सोचा होगा। हाँ कह रहा हूं ना, पक्का कसम खाई उन्होंने, करना है, इंटरनल प्लान्स हैं, लेकिन हाँ ये सब अंदाजे मौजूद हैं, इंटरनली इन्होंने सब सोच के रखा हुआ है, लेकिन IAS 36 लगाते हुए, वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए इनको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये प्लांट की एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशन वाले कैश फ्लोज नहीं है, ये उसके इंप्रूव्ड हालत वाले कैश फ्लोज हैं। तो अभी प्लांट इंप्रूव्ड थोड़ी है, तो इसलिए कैश फ्लोज निकालते हुए इनको काउंट नहीं करना। वो खर्चा जो इस सोच, देखिए ये जो 4 साल गुजारे हुए हैं, इनमें डेप्रेशन चार्ज की होगी, तो उस डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ क्या सोची होगी? 7 साल। तो वो जो 7 साल सोची हुई थी, उसके मुताबिक जो जो खर्चे भी फ्यूचर में होने थे वो होने हैं कंसिडर, मेंटेनेंस, पार्ट रिप्लेसमेंट, वो होने हैं। मैं कह रहा हूं फ्यूचर इंप्रूवमेंट और उस पर लगने वाला पैसा और उससे आने वाला पैसा, ये कंसिडर नहीं करना। मैंने पॉइंट 5 आपको सारा बताया है, पार्ट ए समझाया नहीं है, पॉइंट बी समझाया है। और डब्बे के अंदर सेकंड बुलेट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर अभी प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो भी तो एसेट ही है कि वो एसेट ही नहीं है? प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ईयर एंड आ गया है, तो एसेट ही है ना। IAS 16 है, उस पर भी IAS 36 लगेगा। तो जब उस पर IAS 36 लगेगा तो उसके फ्यूचर कैश फ्लो सोचते सोचते उसको कंप्लीट करने का जो खर्चा है वो कंसिडर होना है कि वो भी नहीं होना? तो ये सेकंड बुलेट पॉइंट डब्बे में लिखा हुआ है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लांट बना लेंगे तो कुछ तो सोचा हुआ है ना कि इससे इतनी प्रोडक्शन हुआ करेगी, तो वही इन्फ्लोज होंगे। लेकिन अगर हम उन इन्फ्लोज को ले रहे होंगे तो उसकी कंप्लीशन तक का खर्चा फिर वो आउटफ्लो लेना पड़ेगा। इसको हम फ्यूचर इंप्रूवमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो अभी अपनी जिंदगी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको पूरा करेगा तो इन्फ्लो कमाना शुरू करेगा, इसलिए पूरा करने का जो खर्चा होगा वो लेना है आउटफ्लो। हाँ जी, पॉइंट 5। अच्छा, एक कैफ का सवाल है, बस जबानी जबानी देख लें, काफी है। इस चैप्टर में जहां ये चैप्टर टेक्स्ट खत्म हो रहा है ना, कुछ 10-12 पेजेस के बाद, 10 पेजेस के बाद प्रैक्टिस सेट आ रहा होगा। पहुंचे? इसका पहला सवाल पढ़ लें और ऐसी बस जबानी जबानी देख लें, बहुत है। सवाल पढ़ लें और ये जब प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो आगे इनके सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन भी देख लें। अच्छा, मैं C5 में प्रैक्टिस ऐसे नहीं कराऊंगा, ये तो कैफ का एक सवाल जस्ट रिवीजन के लिए डाला है, तो इसका सवाल भी देख लें और सोल्यूशन भी देख लें। कैलकुलेट कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर सुस्ती के मारे हैं तो बेशक सोल्यूशन देख लें। अफजल तो ये है कि कैलकुलेट कर लें।
अगर ज़बानी भी देख रहे हैं तो सोल्यूशन भी देखना था, सिर्फ सवाल नहीं पढ़ना था। हाँ जी रेहान, अच्छा ये ना, ये मैं सामने खोल रहा हूँ स्क्रीन पे, ये बच्चों को सवाल आया हुआ है FR 1 के, तो अच्छा है, ये एक मुनासिब प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैं सामने स्क्रीन पे खोलता हूँ, ये सवाल आप कर दें सॉल्व। रीडेबल है रेहान, उसमें पढ़ा जा रहा है स्क्रीन। ये FR 1 में एक सवाल आया हुआ है, इसको भी कर दें सॉल्व, मैं फिर आपसे आंसर डिस्कस कर लेता हूँ उसका। चलें, ये पूरा ही आ गया तकरीबन, बस ये लिखा हुआ है द परचेजर, बस बाकी ये सारा है।
बस सवाल था यार। हाँ जी, अच्छा चलें इसका आपको सॉल्यूशन सामने खोल के दिखाता हूँ। चलिए 200 मिलियन हम खड़े हैं 31 दिसंबर 20 पे, कैरिंग अमाउंट है 400 मिलियन, रिमेनिंग लाइफ रहेगी 4 साल। अब हम 20 के एंड पे खड़े हैं तो फ्यूचर क्या हुआ 21, 22, 23, 24। 21 की सेल से जो पैसा आएगा वो 200 मिलियन है, उसके बाद वो 10% कम, 10% कम, 10% कम। 21 में जो आउटफ्लो होंगे 80 मिलियन, उसके बाद वो 5% बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया 200 कम 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 और 80 बढ़ता जाना है। और उसके बाद चौथे साल के एंड पे जाके इस प्लांट को बेच देंगे। ये कैश फ्लोज हो गए। इसका क्या करना, ये तो कैश नहीं है, इसका क्या करना है, क्यों, इनकम टैक्स का भी कुछ नहीं करना। और इनमें से कौन सा डिस्काउंट रेट लेना है, प्री टैक्स। तो इससे निकलेगी वैल्यू इन यूज। और ये लिखा हुआ है कि अभी इस वक्त हम बीसीएल हैं, हमें किसी ने ऑफर लगाई है कि वो हमारा प्लांट इतने में खरीदने को तैयार है। हाँ, इससे बेहतर वाला उतने में मिलता है, लेकिन हमारा प्लांट को इतने में खरीदने को तैयार है। तो ये क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके, ये पढ़ा जा रहा है या ज्यादा छोटा हो गया? ये यार पढ़ना तो क्या क्या करूं, एक ब्लू वाले को थोड़ा सा ये ये भी बच्चों का एक सवाल है, ये भी देख लें। अरे सॉरी, ये अच्छा, ये ऊपर वाली कहानी तो वैल्यू यूज की नहीं है, तो ये मैंने कर लिया नीचे। चले वैल्यू यूज निकालें। बेशक कैलकुलेट ना करें, जबानी जबानी सोच लें, क्योंकि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जबानी सोच लें। सी टाइप के सवाल ना मैं बोर्ड पे किया करूंगा, ये कैफ वाले बस समझाने के लिए हो सकता है मैं जबानी जबानी दिखाया करूं। हाँ जी, जबानी सोच लें, बस करता हूँ डिस्कस।
जूनियर ने ये नेट कैश फ्लोज बना के दिए, ये मसले हैं। उसने डेप्रिसिएशन को भी आउटफ्लो दिखा दिया, ऐड बैक कर देंगे। उसने टैक्स पेमेंट्स को भी आउटफ्लो दिखा दिया, ऐड बैक कर देंगे। उसने इनफ्लोज में 2022 में 3 मिलियन डाला हुआ है जो पिछले साल की प्रोडक्शन की सेल थी, लेस कर देंगे। ये बन गए कैश इनफ्लोज, लेकिन ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स जल गया हुआ है? नहीं, वो ये है। और डिस्काउंट रेट 10%। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी।